जंगल का एक कोना जहाँ पेड़ों की घनी छांव के नीचे जमीन में बनी एक छोटे से बिल में चूहा परिवार रहता था। उसमें माँ गुड़िया, पिता मोटू और उनका नन्हा बेटा जेरी रहते थे। जेरी के पापा, देखो ना, ये सुबह कितनी सुंदर लगती है ना, जब जेरी की हंसी से पूरा घर गूंजता है। हमारे पास न कोई धन है न बड़े सपने, लेकिन जो है वही हमें काफी है, एक दूसरे का साथ। बस यही सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल जेरी की माँ, तुम्हारी ये बातें हर दिन मेरी थकान को मिटा देती हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे हाथ की रोटी और ये छोटा सा घर, मुझे तो लगता है हम सबसे अमीर हैं और सबसे बड़ी दौलत हमारा बेटा जेरी है। माँ, आज मैं नदी किनारे खेलूंगा। लाल नीली तितलियाँ आई थीं, उन्हें पकड़ने जाना है। ठीक है बेटा, पर ज्यादा दूर मत जाना, और जब सूरज पेड़ की टहनी पर पहुँचे तो घर लौट आना। तितलियाँ बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन माँ की गोद से ज्यादा नहीं। जेरी हंसते हुए भाग जाता है। उनका जीवन सुखमय था, सरल था और परिवार एक दूसरे में ही संपूर्ण था। एक दिन अचानक मौसम बदलता है, काले बादल उमड़ते हैं। जेरी के पापा, बादल बहुत घने हो गए हैं, हवा भी डरावनी लग रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैंने ऐसे बादल पहले कभी नहीं देखे, लगता है तूफान आएगा। जेरी को बुलाओ। तेज बारिश शुरू होती है, पानी जमीन में रिसता है और उनके बिल में भरने लगता है। माँ, पानी अंदर आ रहा है। हमारा घर डूब रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये हमारा घर था, हमारी दुनिया। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो जल्दी निकलो, और कुछ नहीं बचा, हमें अपनी जान बचानी है। भीगते कांपते वो जंगल में निकल पड़ते हैं। वो हरिया तोता के पास जाते हैं। सुनिए तोते भाई, बारिश ने सब छीन लिया है हम लोगों से। हमारा बच्चा भी कांप रहा है। क्या हमें थोड़ी देर अपने घोंसले में जगह दे दोगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माफ करना चूहिया बहन, मेरे घोंसले में बस मेरी जगह ही मुश्किल से बनती है, और तुम जमीन के जीव हो, हम उड़ने वालों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ जाओ, किसी और से मदद मांगो। कौवा, तोता और मोर भी उन्हें मना कर देता है। क्यों सबने मुंह फेर लिया? क्या सिर्फ इसीलिए कि हम छोटे हैं, गरीब हैं? क्या दुख की घड़ी में कोई अपना नहीं होता? चलो जेरी की माँ, अब बस एक उम्मीद बची है, टुनटुनी चिड़िया। बस वो ही वाहिद पक्षी है जो हमारी मदद कर सकती है। चलो मेरे साथ चलो। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। अचानक बारिश में भीगे चूहे परिवार को देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे, क्या हाल है तुम्हारा? चुईया बहन, ये सब कैसे हुआ? टुनटुनी बहन, हमारी जिंदगी बारिश में बह गई। घर, रोटी, सब कुछ चला गया। हम बस किसी पेड़ के नीचे सिर छुपाना चाहते हैं, किसी कोने में बैठकर ये रात काट लें। तुम ये बात भी कैसे कर सकती हो चुईया बहन? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ क्या? चलो अंदर आओ। मेरे घोंसले में उतनी जगह नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम लोगों को यूँ परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी ये बातें मेरे टूटे दिल को सिला देती हैं टुनटुनी। तुम नहीं जानती कि कैसे हर किसी ने हमें ठुकरा दिया, जैसे हम कोई बोझ हों, लेकिन तुमने हमारी मदद के लिए हाथ आगे किया। नहीं चुईया बहन, दुख के समय अपने ही काम आते हैं। ये दुनिया अक्सर बाहर से सुंदर दिखती है, लेकिन जब किसी की जरूरत होती है तो असली इंसानियत और जानवरियत तभी दिखती है। पर असली पक्षी वही होता है जो दूसरों की मदद करे। टुनटुनी चिड़ियों ने अपने पत्तों से बनाए घोंसलों में छुपा लेती है। उनके लिए जामुन, बाजरा, पकी बेर लाकर खिलाती है। सुने टुनटुनी आंटी, तुम सबसे अच्छी हो, तुम मेरे दोस्त बनोगी ना? हाँ, क्यों नहीं जेरी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर बारिश रुक चुकी थी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कुछ पक्षियों की मदद से नया घर बनाने का संकल्प लेती है। हम मिलकर एक ऐसा घर बनाएंगे जो सिर्फ दीवारों से नहीं, दिलों से बना होगा, और ये घर तुम्हारा होगा चुईया बहन, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। फिर सभी मिलकर दिन रात काम करते हैं। चिड़िया, चूहिया और चूहा जेरी लकड़ी लाते हैं। टुनटुनी चिड़िया पत्ते और फूल जोड़ती है। जेरी चूहा मिट्टी इकट्ठी करता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो टूटा है वो और भी सुंदर बन सकता है, लेकिन टुनटुनी, तुमने हमारे जीवन में उम्मीद का सूरज उगाया है।
याद रखना बहन, जहाँ प्यार हो वहाँ पर मलबा भी नींव बन जाता है। ये सब हम सबकी मेहनत और प्यार की वजह से हुआ है। चूहिया परिवार फिर से अपने नए घर में बस जाता है। अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, टुनटुनी का भी है। हर दीवार, हर कोना उसकी दोस्ती की मिसाल है। अब मैं बड़ा होकर सबसे पहले किसी जरूरतमंद की मदद करूँगा, जैसे टुनटुनी चिड़िया दीदी ने की। आखिर में जंगल के सभी पक्षियों जानवर आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि टुनटुनी चिड़िया ने क्या किया है, वो सब बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपने किए पर पछतावा करते हैं और चूहे परिवार से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हम अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हैं। जब तक इंसान और जानवर अपनी गलती को माने तब तक देर नहीं होती। सुनो पक्षियों, अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और अगर जब कोई मुश्किल में हो उसकी मदद करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दया और मित्रता वो खजाना है जो किसी भी तूफान से बड़ा होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आंधियों में साथ खड़े रहते हैं। ये कहानी है राजस्थान के जंगल में रहने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो मासूम बेटियों की। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ बहुत ज्यादा शराब पीता था। वो सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया चाहकर भी खुद घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसके लिए टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के बाहर ही एक वड़ा पाव का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, ताजा ताजा सबसे सस्ता वड़ा पाव ले लो। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा टुनटुनी के ठेले पर आता है। चल जल्दी से 2 वड़ा पाव लेकर आ। आज मेरे दोस्त ने विलायती शराब दी है, वो भी आने वाला है। दोनों साथ बैठकर पियेंगे। ए जो कालू, कुछ तो शर्म करो। घर में 2 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और एक बात साफ साफ सुन लो, ये वड़ा पाव बेचने के लिए है, ना कि शराब के साथ तुम्हारे चखने के लिए। अच्छा, जुबान चलाती है तू है? रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरे वड़ा पाव। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का वड़ा पाव का ठेला पलट देता है, जिससे सारे वड़ा पाव जमीन पर गिर जाते हैं और ज्यादातर वड़ा पाव पास की नदी में गिर जाते हैं। अब वो बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। ले अब बेच। और सुन मेरी बात, तू और तेरी वो मनहूस बेटियां सब की सब निकलो मेरे घर से। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। एक बेटा मांगा था, वो तो तू दे नहीं पाई। इन 2 मनहूसों को मर दिया मेरे सर पर। जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है? सारा दिन सिवाय शराब पीने की करते क्या हो? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्ची इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पर पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। दोनों बच्चे ये सब देखकर सहम गई। सबसे बड़ी बेटी टूनी चिड़िया ने किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं पापा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो माँ को। कालू कौवा गुस्से में टूनी चिड़िया को भी धक्का दे देता है, जिस वजह से टूनी को गहरी चोट लग जाती है। वहीं उसका दोस्त बाहर आ चुका था और कालू कौवा अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, चल यार बाहर ही चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे कहाँ जा रही हो? टूनी को कितनी चोट लगी है? मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। टुनटुनी की बात को अनसुना कर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। टुनटुनी को भी काफी चोट आई थी, लेकिन फिर भी टुनटुनी चिड़िया हिम्मत करके उठी और वो टूनी को लेकर अस्पताल पहुँची, जहाँ डॉक्टर बुलबुल ने टूनी का इलाज किया और कुछ ही देर में टूनी को होश आ गया। अब ये ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा।
टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बुलबुल ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ। 2 छोटी बच्चियाँ हैं मेरी और मेरा पति सारा दिन शराब पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर बुलबुल को टुनटुनी पर दया आ जाती है। वो अपने पास से टुनटुनी चिड़िया को सारी दवाइयाँ दे देती है, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी। आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो वैसे? वड़ा पाव का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी इस करम जले ने सड़क पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या होगा। अच्छा तुम चिंता मत करो, वैसे तुम बड़ा पाव अच्छा बनाती हो ना, क्यों ना मेरे हॉस्पिटल के बाहर ही तुम बड़ा पाव बेचो। हॉस्पिटल में रुकने वाले सभी डॉक्टर पक्षी तुम्हारे बड़ा पाव खरीद लेंगे और तुम्हारा काम भी अच्छा हो जाएगा। आप सच कह रही है मैडम जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। पक्का मैडम जी, मैं अपनी बच्चियों का कल से ही एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल की मदद से वड़ा पाव का ठेला हॉस्पिटल के पास लगा लेती है और अपनी बच्चियों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देती है और खुशी खुशी अपनी बच्चियों के साथ एक नया घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं? बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 6 महीने की फीस कहां से लाऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। टुन्नू भैया, ये बर्गर कैसे दिए हैं? अरे बहन जी, 10 रुपए का आलू टिक्की और पनीर लगाकर 15 रुपए का है। 10 रुपए वाले दे दो भैया। मम्मी मुझे पनीर वाला खाना था। भैया ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रही हो। बहन जी, 15 रुपए में अब इतना ही पनीर मिलेगा। हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर पर ढेर सारा पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली। और अगर इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर? बर्गर वाले की ये बात टुनटुनी के मन में घर कर गई और उसके मन में विचार आया, अगर मैं बर्गर का काम खोलूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्चों में कालू की मदद कर सकूंगी। और फिर बर्गर बनाना तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माँ जी और कालू से इस बारे में बात करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे और अपनी सास से बर्गर का ठेले लगाने की बात करती है। लो कर लो बात। टुनटुनी बहू, अब तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। पता है हम चिड़ियों का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है। हम चिड़िया चूल्हा चौका ही निपटा ले, वही गनीमत है। पर माँ जी, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूँ तो इससे कालू को भी पैसों में मदद मिलेगी। मुझे 15 दिन तक बच्चों की 6 महीने की फीस जमा करनी है। कालू की सैलरी घर की किराए और घर की खर्च में लग जाती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, टुनटुनी का मन है तो मुझे लगता है हमें टुनटुनी को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका साथ दे रहा है। फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, देख लेना। कालू टुनटुनी चिड़िया को 2000 रुपए देता है। पर इतने में तो बस थोड़ा ही सामान आ पाएगा। अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 1000 का। अभी और खर्चा करना बाकी है। मुझे कुछ काम उधार उठाकर करना होगा।
बर्गर का ठेला लगाने के लिए टुनटुनी चिड़िया को उधार में सामान लेना पड़ा। टुनटुनी ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो पक्षी कम आ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती है, पर जैसे उसने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगी तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो माँ जी और कालू मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। टुनटुनी चिड़िया ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ एक गरीब हरी तोती अपने बच्चे के साथ आती है। दीदी बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी तुम दोनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तो मेरे ठेले पर बेझिझक आ जाया करो, और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। अब हरी तोती अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोंचले पालने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए कमाकर घर आ रही है और सामान लगा लेती है 2 से 3 हजार रुपए रोजाने का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं, हम सब ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पे लेने के लिए जाती है तो वो उसे मना कर देता है। अरे बहन जी, मैं पिछले 4 दिन से तुम्हें उधार पर ठेला दे रहा हूँ। है 200 रुपए रोज का किराया है, बस आज के लिए और उधार दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूं? कालू से मांगूंगी तो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे। हे भगवान, मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर पक्षी आ जाए। तभी एक पक्षी उसके ठेले पर आता है। हाँ नमस्ते बहन, मैं पीछे वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको एक बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरी सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहाँ मना नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सके तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। जी, मैं जरूर करूंगी। आप मुझे बता दीजिए कितने बजे तक बर्गर पहुंचाने हैं? शाम को 5 बजे ही वहाँ पहुँचना है। जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है और जिनके बच्चे का जन्मदिन है वो अनाथ आश्रम 4 बजे पहुँच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक पक्षी को काम पर लगा देता हूँ जो आपके इस काम में मदद करेगा, और ये 5000 रुपए आप एडवांस रखो, और बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा। ठीक है। वो पक्षी मानो टुनटुनी चिड़िया के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। टुनटुनी चिड़िया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार के पैसे भी चुका देती है और अपने बच्चे की स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। बंटी कबूतर को टुनटुनी चिड़िया का काम इतना पसंद आता है कि वो टुनटुनी चिड़िया के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। टुनटुनी चिड़िया भी एक बर्गर की दुकान चलाती थी। टुनटुनी चिड़िया की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और कालू बहुत खुश थे। रामपुर नाम का एक गाँव था। उस गाँव में गरीब पक्षियों की बस्ती थी, जहाँ कुछ गरीब परिवार रहते थे और अपना जीवन बहुत कष्ट में व्यतीत करते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कभी एक टाइम का खाकर और कभी बिना खाए ही सो जाते थे। उसी गांव में एक मुखिया जी भी रहते थे। वो सभी बस्ती वाले अपनी शिकायतें और सलाह लेने के लिए हमेशा मुखिया जी के पास ही जाया करते थे। मुखिया जी बहुत नेक दिल तोता था। वो सभी की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, उस बस्ती में एक हवाई मोटर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। उसका नाम कड़कनाथ होता है। कड़कनाथ अपनी हवाई मोटर से उतरकर बस्ती के कबूतर बंटी को नमस्ते करता है और कहता है,
मैं इन बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप सभी बस्ती वालों को यहाँ बुला लेंगे? ये बात सुन बंटी सबसे पहले दौड़ा दौड़ा मुखिया जी के पास पहुँचता है और कहता है, मुखिया जी, हमारी बस्ती में एक बड़ा धनवान कौआ आया है। उसे सभी बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर मुखिया जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला वो धनवान व्यक्ति हमारी बस्ती वालों से क्या बात करना चाहता है। तुम सभी बस्ती के सभी भाइयों को इकट्ठा करो और वहाँ लेकर जाओ, और इतने मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। बंटी कबूतर ये बात सुनते ही सभी बस्ती वालों को बुलाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में उस धनवान पक्षी के पास मुखिया जी और सभी बस्ती वाले भाई इकट्ठा हो जाते हैं। नमस्कार मुखिया जी, मेरा नाम कड़कनाथ है। हाँ, नमस्कार कड़कनाथ जी, क्या बात है? मुझे गरीब पक्षियों से काफी लगाव है और मैं उनकी बहुत मदद करना चाहता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन पैसों से गरीब पक्षियों की मदद करता रहता हूँ। ऐसे ही मदद करते हुए मुझे आपकी बस्ती के बारे में पता चला। मैंने फैसला किया है कि मैं हर हाल में आपकी मदद करूँगा। आप महान हो साहब, इसलिए आप हमारी मदद करने के लिए आए हो। मैंने आप सबके लिए पास में ही एक नई बस्ती बनाई है। आप सभी कल से ही वहाँ जाकर रहो। ये उस जमीन के कागजात हैं, लेकिन इससे पहले आप मुझे जमीन के कागजात दे दीजिए, जिससे कि मैं दूसरे गरीब पक्षियों को खाना देने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर सकूं। गरीब पक्षियों की इतनी मदद कर रहे हो आप, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपको अभी इस जमीन के कागजात दिलवाता हूँ। ये कहकर मुखिया जी सभी बस्ती वालों से बात करने लगते हैं और समझाते हैं कि ये हमारे लिए खुशियों की सौगात है, इसलिए हम सभी को अपने घरों का कागजात उस धनवान कौए को दे देनी चाहिए। ये बात सुनकर सभी बस्ती के पक्षी अपने घरों के कागज लाकर उस धनवान पक्षी के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उस धनवान पक्षी को अपने घरों के कागज सौंप देते हैं। कड़कनाथ उन सभी कागजों को लेकर और उनसे कल फिर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह बस्ती के सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर उस धनवान पक्षी कड़कनाथ का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर कड़कनाथ का हवाई मोटर आता है और उन सबके साथ उड़कर उन्हें अपनी जगह पर ले जाता है। रास्ते में एक बहुत गंदी सी जगह पड़ती है। वहाँ पर खूब सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है। वहाँ पहुंचकर कड़कनाथ रुक जाता है और सभी बस्ती वाले भी रुक जाते हैं। तभी मुखिया जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ साहब, और कितनी दूर है वो नई बस्ती, और आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? अब से यही तुम्हारी नई बस्ती है। देखो तो कितनी बड़ी जगह है। अब से तुम सब यही टेंट में रहोगे, कूड़े कचरे के पास। कितना अच्छा है ना ये सब। ये तो धोखा है हमारे साथ। हम तुम पर भरोसा करके इतने दूर हम आए और हमने अपने घरों के कागजात तुम्हारे भरोसे पर तुम्हें दिए, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसा क्यों? मुखिया जी, इस जगह के कितने फायदे हैं पता है? इतना बड़ा खुला मैदान है, चारों तरफ से खुली हवा आती है और तुम्हारे बच्चे यहाँ पर खेल भी सकते हैं। और कचरा फेंकने के लिए आप सभी को कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बस्ती वाले अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और अफसोस करते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहीं अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। पर इस बात का काफी गहरा असर मुखिया जी पर होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर ही सभी बस्ती वालों ने अपने घरों के कागज उन्हें दे दिए थे। इसलिए वो गहरे सदमे में आकर काफी बीमार पड़ जाते हैं। मुखिया जी की पोती थी टुनटुनी। वो दिल्ली के जंगल में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसको जैसे ही अपने दादाजी की तबीयत खराब होने की खबर पता चलती है, वो तुरंत अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने दादा के पास पहुंचती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अब कड़कनाथ से बदला लेना चाहती थी और एक प्लान बनाती है। फिर हिम्मत करके कड़कनाथ के घर जाती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? आप मिस्टर कड़कनाथ है ना? हाँ, मैं ही हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? पास वाली बस्ती की जमीन आपकी ही है ना मिस्टर कड़कनाथ? इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं गोल्ड फाइंडिंग करती हूँ। हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक आपकी जमीन में ढेर सारा सोना मौजूद है।
सच में? मैंने तो सोचा था कि वह जमीन बेकार है, इसलिए मैंने कुछ ही दिन पहले वो जमीन कुछ भिखारियों को दे दी है। ऐसी बात है तो अब वो भिखारी बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके वो जमीन इनसे वापस ले लूंगा। आप बस ये बताइए कि आगे करना क्या है। सरकार की इजाजत लेनी और सोने को निकालने के लिए भी बहुत सारी मशीन लगेंगी और उन मशीनों का खर्चा भी बहुत होगा। आप बस 2 करोड़ जैसी छोटी सी रकम का इंतजाम करिए, बाकी मशीन को लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। मैडम टुनटुनी, मैं अभी थोड़ी देर में आपके हाथों में पूरी रकम रख दूंगा। आप बस उन गरीबों को सोने की बात पता चलने मत देना। इसके बाद वो अपने घर के सभी सामान और कीमती चीजों को बेच देता है और अपनी जमा पूंजी सबको मिलाकर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है और टुनटुनी के हाथ में लाकर दे देता है। और फिर वो सभी बस्ती वालों के पास जाकर माफी मांगता है और उन्हें उनकी जमीनों को लौटा देता है और उन्हें उनके घर में वापस जाने के लिए कहता है। कल सुबह आप अपनी जगह पर आ जाइएगा, कल काम शुरू कर देंगे। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह कड़कनाथ वहाँ पर आकर टुनटुनी का इंतजार करता है। वो टुनटुनी का काफी देर तक इंतजार करता है पर वहाँ पर कोई नहीं आता। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी कोई नहीं आता। ऐसे इंतजार करते करते वहाँ पर पड़े एक सोने की कंकड़ पर उसकी नजर जाती है तो कड़कनाथ उस कंकड़ को उठाकर देखता है, उस पर से थोड़ा सा पेंट हट रहा होता है। ये देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये जानने के बाद कड़कनाथ वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। टुनटुनी की समझदारी को देख सभी बस्ती वाले उसे शाबाशी देते हैं और सभी को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। माँ, हमें बाबा छोड़कर क्यों चले गए? माँ बोलो ना। टुनटुनी, तेरे बाबा की बीमारी ने और हमारी गरीबी ने उनकी जान ले ली। मेरी बच्ची चुप हो जा। अगले दिन हरी काकी, मेरी छोटी सी बच्ची टुनटुनी बार बार अपने बाबा को याद करके रोई जा रही है। कैसे संभलेगी मेरी गुड़िया? थोड़ा वक्त लगेगा टुनटुनी को संभलने में। बाकी फैक्ट्री से मैनेजर का फोन आया था, मैंने बता दिया है तो 1-2 दिन में फैक्ट्री जाएगी। टुनटुनी थोड़ा सा संभल जाए तो मैं चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बाबा की मौत के बाद बहुत सदमे में आ गई थी, पर अभी शायद उस छोटी सी चिड़िया पर दुखों का एक और पहाड़ टूटना बाकी था। टुनटुनी बिटिया, जल्दी मेरे साथ चल, हमें हॉस्पिटल जाना है। हरी काकी, हॉस्पिटल क्यों? क्या हुआ है? टुनटुनी, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक केमिकल लीक हो गया। अब तेरी माँ उसकी चपेट में आ गई है। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? टुनटुनी बिटिया, तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। केमिकल उनकी आंखों में चला गया, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो गई। माँ, ये सब क्या हो गया? माँ, पहले बाबा मुझे छोड़कर चले गए, अब आपके साथ ये हादसा हो गया। टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद टुनी चिड़िया हॉस्पिटल से घर आ जाती है और वो बहुत ही उदास रहने लगी थी। ये लो माँ, मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाई हूँ और ये बिस्किट भी खा लो, फिर आपको दवा भी तो खानी है। अरे, आप फिर रोने लगी। डॉक्टर ने आपको कहा है ना, अभी आपकी आंखों के जख्म कच्चे हैं। मेरी बेटी, इतनी छोटी सी उम्र में तुझ पर कितनी जिम्मेदारी आ गई हैं। माँ, आप ही तो कहती हो जीवन का नाम ही संघर्ष है। वैसे अब दवाई लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हरी काकी के पास जाकर एक बार पूछती हूँ। वो बोल रही थी कि काम के लिए किसी से बात करेंगी। आओ टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। वो बबली कबूतरी चूड़ी वाली से मेरी बात हुई है। मैं तुम्हें रोज उससे चूड़ी दिलवा दिया करूँगी, तुम उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा पाओगी। हरी काकी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। आप मुझे चूड़ी दिलवा दो, काकी मेरी बहुत मदद हो जाएगी। हरी काकी टुनटुनी को बबली कबूतरी से चूड़ी दिलवा देती है। टुनटुनी चिड़िया रोजाना
चूड़ी बेचने लगी थी। सुबह से शाम टुनटुनी चिड़िया कभी पार्क में, कभी नदी पार वाले जंगल इधर उधर चूड़ी बेचती थी। बहन जी चूड़ी ले लो, देखो मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ी है, लाल नीली हरी पीली, ले लो बहन जी। अरे नहीं लेनी है हमें चूड़ी, चल आगे जाके बेच। दिलवा दो ना चूड़ी माँ, मुझे भी चूड़ी लेनी है। इधर आ ए चिड़िया, ये कितने की चूड़ी है? ये लाल वाली 5 रुपए की है। 2 रुपए से ज्यादा की नहीं दूंगी, वो भी मेरी बेटी जिद कर रही है इसलिए ले रही हूँ। क्या करूँ, आज तो सिर्फ 15 रुपए की कमाई हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टुनटुनी बिटिया आ गई तो बड़ी देर लगा दी आने में। ये आपके लिए रोटी खरीद कर लाई थी, रुको मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। मेरी फूल सी बच्ची सारा दिन मेहनत करती है और मैं अपाहिज तेरी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। अरे माँ चिंता क्यों करती हो, अभी कुछ दिनों में शादी का सीजन आने वाला है, फिर देखना मेरी बहुत सारी चूड़ी बिक जाएंगी, फिर मैं उन पैसों से आपके लिए नया स्वेटर भी खरीद कर लाऊंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने की उम्मीद पर निकलती है कि उसकी कमाई हो जाएगी तो माँ के लिए कुछ खाने को खरीद लेगी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे चूड़ी बेच रही थी, तभी कड़कनाथ और उसकी बेटी चंपा कौवी वहाँ से गुजरते हैं। बहन जी चूड़ी ले लो, देखो मेरे पास कितनी सुंदर चूड़ी है, लाल नीली पीली चूड़ी ले लो। इस गरीब बदबूदार चिड़िया को रास्ते से हटाओ, इस चिड़िया से मुझे कोई चूड़ी नहीं लेनी। मेरे पास से तो बदबू नहीं आ रही, मैं बदबूदार चिड़िया नहीं हूँ, पर उस कौवी ने मुझे बदबूदार क्यों कहा? चंपा बेटा किसी से ऐसे बात नहीं करते, चलो माफी मांगो। मैं नहीं मांग रही इससे माफी। इतना कहकर गुस्से में चंपा कौवी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया इसी सोच में चूड़ी बेच रही थी, पर उस दिन उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर थक कर बैठ जाती है। टुनटुनी की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी उसके पास आती है, लेकिन टुनटुनी सोई हुई थी और उसकी चूड़ियाँ उसके पास ही रखी थी। तभी चंपा कौवी सोचती है, इसने मुझे मेरे पापा से डांट पड़वाई थी, आज मैं इसकी चूड़ियों को ही तोड़ देती हूँ। चंपा कौवी थोड़ी दूर जाकर टुनटुनी चिड़िया की चूड़ियों को फेंक देती है और उसकी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। ये सब कड़कनाथ सेठ देख लेता है और चंपा कौवी को खूब मारता है। फिर कड़कनाथ सेठ चंपा कौवी को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है, पर वहाँ पहुंचकर कड़कनाथ टुनटुनी की माँ टूनी को देखकर हैरान रह जाता है। टुनटुनी तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो भाई की आवाज लग रही है। भाई उस दिन फैक्ट्री से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, उसके बाद मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, पर मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। टूनी तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ ये मैं नहीं जानता था। चंपा तुम भी टुनटुनी से माफी मांगो। देखो ये छोटी सी बच्ची अपने परिवार को चलाने के लिए रोजाना चूड़ी खरीद कर बेचती है और तुमने इसका कितना नुकसान कर दिया। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। पापा मैं वादा करती हूँ अब मैं कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। टुनटुनी ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। बचपन में हम दोनों साथ खेला करते थे और जब से मेरी शादी हुई तब से हम नहीं मिल पाए। टूनी अब से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब से टुनटुनी और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब टुनटुनी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है और धीरे धीरे टूनी चिड़िया की आंखों की रोशनी भी आ जाती है। फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कुछ साल बाद ही टुनटुनी चिड़िया के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कुछ गाय को पाल लिया और उसका दूध बेचकर घर का खर्च चलाने लगी। एक दिन टूनी चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, माँ जी मुझे बहुत ही स्वादिष्ट दही जमाना आता है। मैं सोच रही हूँ दूध के व्यापार के साथ साथ क्यों ना हम लोग दही जमा कर बेचे, हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, फिर हम पिंकी को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। बहू तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, ऐसा करती हूँ मैं 2-4 गाय और खरीद लेती हूँ। अब दोनों सास बहू दूध के साथ साथ दही जमाकर बेचने लगी।
अरे वाह टुनटुनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हमें दही लेने के लिए शहर के जंगल जाना पड़ता था। यहाँ जो कालू दही बेचता था ना, उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल घटिया होती है। ऐसा करो, तुम मुझे 20 थैली दही की पैक करके दे दो। मेरी बहू को मायके जाना है। अभी देती हूँ हरी काकी। इस तरह जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया से दही खरीदने लगे। एक दिन जमींदार कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आता है। टूनी, मैंने सुना है तुम्हारी बनाई हुई दही बेहद स्वादिष्ट होती है। हाँ हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूँ। ये लीजिए, इसे खाकर बताइए इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया जमींदार को दही खाने के लिए देती है। वाह वाह, इसका स्वाद बेहद लाजवाब है। बस मुझे ऐसी ही दही चाहिए। मेरे बेटे की शादी 2 दिन बाद है। मुझे दही बड़े बनवाने हैं, तो तुम मुझे 10 किलो दही दे देना। मिल जाएगा मालिक। ये सब देखकर कालू कौआ जल भुन जाता है। मैं इस टुनटुनी को नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी के साथ मिलकर जमींदार के लिए दही जमाती है और उन्हें रखकर अपने गाय को दाना पानी देने दोनों सास बहू चली जाती हैं। उधर कालू कौआ बहुत सारे नींबू लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और उनका रस निकाल कर रख लेता है। घर में किसी को न पाकर कालू कौआ बहुत खुश होता है। अब देखता हूँ ये टुनटुनी चिड़िया जमींदार को कैसे दही देती है। जब ये कड़वे दही बड़े जमींदार के मेहमान खाएंगे तो थू थू करने लगेंगे। फिर जमींदार इन दोनों सास बहू को मौत के घाट उतार देगा और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा। इस तरह कालू कौआ साथ में लाए हुए नींबू के रस को सारे दही में मिला देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू गाय को दाना पानी देकर घर वापस लौटती है। माँ जी, अब जल्दी चलिए, हम लोग कड़कनाथ के यहाँ ये सारे दही के पैकेट पहुँचा देते हैं। तभी पिंकी चिड़िया स्कूल से घर वापस आ जाती है। माँ, मुझे ये दही दो ना, मुझे भी दही खाना है। नहीं बेटा, ये दही जमींदार के यहाँ देने हैं। बहू, जब पिंकी को दही खाने का मन है तो उसे 1 पैकेट दही का दे दे। टुनटुनी चिड़िया पिंकी को 1 पैकेट दही दे देती है। जैसे ही पिंकी दही खाती है, आथू, माँ, ये दही तो बहुत कड़वा है। फिर टुनटुनी चिड़िया दही को टेस्ट करती है। अथु, हाँ माँ जी, ये दही तो सचमुच में कड़वा है। अब हम लोग क्या करेंगे। टुनटुनी चिड़िया भगवान का नाम लेकर दही के पैकेट को आंगन की मिट्टी में दबा देती है। हे भगवान, अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है। किसी तरह जमींदार कड़कनाथ के कहर से हम लोगों को बचा लेना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने आंगन में जाती है और बहुत सारे दही के पैकेट पेड़ पर लटके हुए देखकर हैरान हो जाती है। भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। माँ जी, जल्दी आइए। ये देखिए, आंगन में चारों तरफ दही के पैकेट उगे हुए हैं। टूनी चिड़िया भी दही के पैकेट पेड़ पर लटकते हुए देखकर हैरान रह जाती है। फिर जल्दी जल्दी दोनों सास बहू दही के पैकेट को तोड़ती हैं और जमींदार के घर पहुंचा देती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ पर लटके दही के पैकेट को भी अपनी दुकान पर बेचने लगती है। सभी उस दही को खाकर तारीफ करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कश्मीर में टुनटुनी चिड़िया अपने पति हरिया किसान के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटी का नाम कालू और बेटी का नाम टूनी था। हरिया तोता अपने खेतों में केले उगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार हरिया किसान के खेत में केले की अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, शायद भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी केले की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया तोता जब केले की फसल बेचने शहर जाने लगता है, तब टूनी उससे कहती है, पापा, आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं वही लाऊंगा। पापा, आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेते आना और मेरे लिए चाबी वाला बंदर लाना, ठीक है? ठीक है, अब तुम लोग अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है।
हरिया तोता खुशी खुशी अपनी केले की फसल लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में केले की कीमत तो बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। खाद पानी और हमारी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल रहा। हरिया बिना अपने केले बेचे हुए वापस सारी केले की फसल लेकर घर आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर केले बेचने गए थे, लेकिन आपने केले को बेचा क्यों नहीं? हरिया तोता दुखी मन से सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सारी केले को एक कमरे में रख दो। अब से हम लोग इन्हीं केले को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केले खाकर अपने दिन काटने लगी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को केले खाने को देती है तो टूनी कहती है, क्या माँ, तुम हर दिन हमें केले खाने को देती हो? मुझे आज इन केलों को नहीं खाना। मुझे तो तुम्हारे हाथ की बने हुए केले के चिप्स खाने हैं। हाँ माँ, मैं भी केला चिप्स ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम लोगों के लिए केले के चिप्स ही बनाऊंगी। आप खुश? दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले चिप्स बनाने के लिए जाती है। ये क्या? तेल का डब्बा तो बिल्कुल ही खाली है, इसमें तो तेल है ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं बिना तेल के तवे पर सेक देती हूँ। फिर टुनटुनी केले को बारीक काट कर चिप्स बनाती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद केला चिप्स तैयार है। दोनों बच्चे केला चिप्स खाते हैं। माँ, आज के केला चिप्स तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। टुनटुनी भी केला चिप्स खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले की इतनी स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। वाकई ये चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ही केले का चिप्स बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और केले चिप्स बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया केला चिप्स बनाकर बेचने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर कुछ पक्षी केले चिप्स खाने के लिए आते हैं। इससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया जी, ये केले की फसल हमारे बहुत काम आई। अब तो हर सीजन में आप खेत में केवल केले ही उगाइएगा। हमें मंडी में ले जाकर केले की फसल बेचने की अब कोई चिंता नहीं। ये लो कुछ पैसे और दोनों बच्चों को ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। इस साल हरिया किसान अपने खेत में केला उगाता है और टुनटुनी चिड़िया केले से बनी हुई चिप्स बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगी। विलासपुर के गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, तभी से उसके पिता ने उसकी देखभाल की। टुनटुनी के पिता टुन्नू चिड़ा विलासपुर में रंगीन पानीपुरी के नाम से मशहूर थे। उनकी बनाई रंगीन पानीपुरी विलासपुर और आसपास के जंगल में बहुत मशहूर थी। एक दिन, बाबा लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ, आप तब तक नाश्ता कर लो। बिटिया, हींग वाला और पुदीने वाला पानी आज मैंने ज्यादा बनाया है। कुछ पक्षी पुदीने वाला और हींग वाला पानी बहुत पसंद करते हैं। कल दूसरे जंगल से कुछ पक्षी पानी पूरी खाने आए थे तो पानी कम पड़ गया था। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि मैं रंगीन पानी पूरी बनाता हूँ। बिटिया, काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। चल, अब मैंने रोटी खा ली है। ठीक है बाबा, मैं शाम की चाय बनाकर ले आऊंगी। टुन्नू चिड़ा रोजाना ही अपना रंगीन पानीपुरी का ठेला लेकर गांव के चौक पर खड़ा होता था। बस ठेला लगाकर खड़े होने की देर होती थी कि पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। अरे भैया, मुझे मीठी पानी पूरी खिलाना, और हाँ, लाल हरी पीली नीली हर स्वाद की पानी पूरी खिला दो भैया। अरे टूनी, चलना रंगीन पानी पूरी खाते हैं। अरे टुन्नू जी, हम दोनों को खट्टी पानी पूरी खिलाना। टुन्नू जी, मैं जब भी आपके यहाँ आती हूँ ये रंगीन पानी पूरी जरूर खाकर जाती हूँ। टुन्नू चिड़ा सबको पानी पूरी खिला ही रहा था कि तभी उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया चाय लेकर आ जाती है। बाबा, आप बैठकर चाय पी लो, तब तक मैं ग्राहकों को देख लेती हूँ। ठीक है बिटिया, सबको बराबर मात्रा में ही पानी पूरी खिलाना, किसी को कम न रह जाए। पानी पूरी की प्लेट कितने की है? जी 10 रुपए की है। अरे ऐसी रंगीन पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बहुत ही अलग है, लाल नीली हरी पीली। ये रंगीन पानी पूरी तो दिखने में भी बहुत कमाल की है।
अरे वाह, ये तो स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। मुझे एक प्लेट और दीजिएगा। टुनटुनी चिड़िया उस कौवे को 2 प्लेट पानी पूरी खिला देती है। इतनी देर में टुन्नू चिड़ा भी चाय पीकर ठेले पर वापस आ जाता है। बाबा, इन्हें पानी पूरी खिला दी है, आप इनसे 20 रुपए ले लो, मैं घर चलती हूँ, शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है बिटिया, तू घर जा और ध्यान से जाना। अच्छा, तो ये पानी पूरी का ठेला आपका है? आपकी रंगीन पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोजाना ही आपके ठेले पर पानी पूरी खाने आऊं। वैसे मैं इस गांव में नया आया हूं। मेरा नाम कालू है। मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम है तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है कालू बेटा, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले दिन कालू कौआ दोबारा टुन्नू चिड़ा के ठेले पर आता है। नमस्ते, आपने कहीं मेरे लिए बात की थी? अब बेटा, मुझे ठेले से फुर्सत ही नहीं मिल पाई। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे ठेले पर ही काम कर सकते हो। कालू कौआ टुन्नू चिड़ा के ठेले पर काम करने लगता है। टुन्नू चिड़ा कालू कौवे को रंगीन पानी पूरी बनाना सिखा देता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी टुन्नू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, बेटा, अब मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा। बेटा, मेरी टुनटुनी से विवाह कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या तुम मेरी बेटी टुनटुनी का हाथ थामोगे? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुन्नू चिड़ा मरते समय अपनी बेटी टुनटुनी का हाथ कालू कौवे के हाथ में दे जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा शादी कर लेते हैं। अब कालू कौवा बिल्कुल उसी तरह के बढ़िया स्वाद के रंगीन पानी पूरी बनाने लगता है। कालू कौवे की कमाई बहुत ही अच्छी होती है। ये देखकर कालू के मन में लालच आ जाता है। एक दिन वो घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो? हाँ टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई तो अच्छी खासी है। बाबूजी ने रंगीन पानी पूरी बेचकर खूब नाम कमाया है। लोग हमारे ठेले की पानी पूरी नाम से जानते हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि इस ठेले से हम लागत कम लगाकर भी कमाई ज्यादा कर सकते हैं। अब तक हम थोड़े थोड़े पैसों से गुजारा कर रहे थे, हमें बड़ा हाथ मारना होगा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देखो टुनटुनी, हम अपनी रंगीन पानी पूरी के लिए आटा बहुत महंगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सस्ता आटा खरीदना होगा। उसके अलावा हम पानी में मसाले ज्यादा की जगह कम डालना शुरू करेंगे। और पानी पूरी को तलने के लिए ज्यादा बढ़िया तेल खरीदने की भी जरूरत नहीं है। हम सस्ते तेल से भी बढ़िया पानी पूरी तैयार कर सकते हैं। ग्राहक को तो सिर्फ रंगीन पानी पूरी खाने से मतलब है, देखने में रंगीन हो बस। पर ये तो बेईमानी हुई ना, इतना लालच ठीक नहीं। बाबा कहा करते थे, ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। पर आप अपने मन में लालच और बेईमानी ला रहे हो, गलत है। अरे तुम दोनों बाप बेटी ने व्यापार करना ही नहीं सीखा, तभी तो आज तक इस टूटे हुए घर में रह रहे हो। और न कुछ तुमने पैसा जोड़ा। दुनिया को देखो, बेईमानी करके आगे बढ़ रही है। कालू टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता। वो रंगीन पानी पूरी में मिलावट करनी शुरू कर देता है। आठू भैया, ये वो पानी पूरी नहीं लग रही है जो हम हमेशा से खाते आए हैं। ये तो बहुत बेस्वादी है। रहने दो भैया, और मत दो, सारा मुंह खराब हो गया। कालू कौवे के ठेले पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी कमाई होनी बंद हो गई। वो बहुत ही निराश हो गया। कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने लालच किया था। अब मुझसे गलती हो गई टुनटुनी, मैंने बापूजी के हाथों कमाई गई प्रसिद्धि को मिट्टी में मिला दिया। अब मेरे ठेले पर कोई भी रंगीन पानी पूरी खाने नहीं आता। मुझे लालच का फल मिल गया, और अब मैं क्या करूं? आप फिर से वही पानी पूरी बनाना शुरू करो, जैसी बाबा आपको सिखा कर गए थे। क्या तुम्हें लगता है ग्राहक फिर से मेरे ठेले पर पानी पूरी खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप वही सस्ती 10 रुपए की प्लेट बेचना, देखना ग्राहक फिर से हमारे ठेले पर लौट आएंगे। कालू ने वैसा ही किया। उसने फिर से वैसे ही पानी पूरी बनानी शुरू की जैसी उसने टुन्नू चिड़ा से सीखी थी। और फिर से एक बार टुन्नू का बनाए रंगीन पानी पूरी का ठेला चलने लगा। और अब कालू भी अपने मन से लालच और बेईमानी हटाकर मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी।